हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म 23 जनवरी 2025 से स्टार्ट होने वाले हैं और इस बार ग्रुप डी की 14 अलग अलग कैटेगरीज पर यहाँ पर वैकेंसी आने वाली हैं। अब देखिए, जो लोग ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके मन में एक क्वेश्चन ये जरूर आता है कि जो ये कैटेगरीज की पोस्ट आई हैं, इन पोस्ट पर आखिर क्या क्या काम करना होता है। तो आपकी इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम ये सीरीज आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें मैं ग्रुप डी की जो 14 कैटेगरी हैं जिन पर इस बार वैकेंसी आने वाली हैं, उन सभी कैटेगरीज की वर्क प्रोफाइल, प्रमोशन, सैलरी, इन सभी पोस्ट की आपको डिटेल जानकारी देने वाला हूं। जिसमें मैं बताने वाला हूं कि इनकी वर्क प्रोफाइल क्या होती है, प्रमोशन के चांसेस क्या होते हैं, सैलरी आपकी कितनी बनती है, इन सब चीज़ों पर मैं बात करने वाला हूं। तो इस सीरीज में ये हमारी पहली वीडियो है। अब देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो असिस्टेंट टीएल एंड एसी है उनकी वर्क प्रोफाइल यहाँ पर कैसी रहने वाली है, उनके प्रमोशन के चांसेस यहाँ पर कैसे होते हैं। अब देखिए, जो लोग ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने कहीं ना कहीं से जरूर सुना होगा कि टीएल एंड एसी की जो पोस्ट है उसमें सैलरी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं कि इसमें सैलरी लगभग कितनी रहने वाली है। इसके अलावा इस पोस्ट के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं आपको, वो भी आज हम बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे जब भी मैं ऐसी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेके आऊं आपको तुरंत उसकी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं असिस्टेंट टीएल एंड एसी की पोस्ट के बारे में। अब देखिए दोस्तों, ये जो असिस्टेंट टीएल एंड एसी की जो पोस्ट होती है इसकी फुल फॉर्म होती है असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग एंड एसी एयर कंडीशनर। अब जो इसमें डिपार्टमेंट जो आपको दिया जाएगा ना, वो आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट दिया जाएगा। मतलब और जो मेडिकल कैटेगरी आपकी रहेगी वो B1 एंड बिलो कैटेगरी आपकी रहेगी। मतलब अब इस पोस्ट के लिए आपकी आंखों का भी 6/6 होना जरूरी नहीं है। जिनकी 6/6 आंखें नहीं है उनको भी ये पोस्ट अलॉट की जा सकती है। अब देखिए, जब आपका इस पोस्ट पर सिलेक्शन हो जाएगा तो आपका जो वर्क प्लेस रहेगा ना, वो यहाँ पर या तो बड़े बड़े स्टेशन, जितने भी बड़े बड़े स्टेशन होते हैं उन पर आपकी पोस्टिंग रहेगी, या जो बड़े बड़े जंक्शन होते हैं ना उन पर आपकी पोस्टिंग रहेगी। जितने भी छोटे स्टेशन है वहां पर असिस्टेंट टीएल एंड एसी का कोई काम नहीं होता है। तो केवल बड़े बड़े स्टेशन हो या बड़े बड़े जंक्शन हो वहीं पर ही उनका काम होता है। तो इसी के अनुसार आपको वहां पर पोस्टिंग दे दी जाएगी। और जो आपकी शिफ्ट चलेगी ना, इसमें नाइट शिफ्ट भी होती है और दिन की शिफ्ट भी होती है। तो आपको दिन और रात दोनों शिफ्ट में यहाँ पर काम करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि इस पोस्ट पर वर्क कल्चर किस तरह का रहने वाला है, यानी कि आपको इस पोस्ट पर किस किस तरह के काम करने पड़ सकते हैं। तो देखिए, इस पोस्ट पर या तो आपकी ड्यूटी है ना वो ट्रेन में रहेगी, या फिर आपकी ड्यूटी स्टेशन पर लगा दी जाएगी। देखिए, उदाहरण के तौर पर अगर समझा जाए तो मान लीजिए कि अगर आपकी पोस्टिंग दिल्ली स्टेशन पर है, तो अगर कोई ट्रेन दिल्ली से स्टार्ट हो रही है और अगर वो मुंबई तक जा रही है तो उस ट्रेन में आपकी ड्यूटी यहाँ पर लगा दी जाएगी। और जब आपकी इसमें ड्यूटी लगाई जाएगी तो आपको दिल्ली से मुंबई तक उस ट्रेन के साथ जाना है और उसी ट्रेन के साथ आपको वापस दिल्ली भी आना है। तो इस तरीके से आपकी ड्यूटी यहाँ पर लगाई जाएगी। इसका मतलब क्या है कि जब वो ट्रेन दिल्ली जाएगी और दिल्ली से वापस आएगी तो लगभग 3 से 4 दिन आपको अपने हेडक्वार्टर से बाहर रहना पड़ेगा। हेडक्वार्टर मतलब जिस भी स्टेशन पर आपकी ड्यूटी लगाई गई है, आपको उस जगह से 3 से 4 दिन के लिए ट्रेन के साथ ही रहना पड़ेगा। मतलब अपने हेडक्वार्टर से बाहर आपको रहना पड़ेगा। अब देखिए, इनका मेन काम क्या होता है। इनका जो मेन काम होता है ना, वो होता है कि ट्रेन में जो भी पंखे हैं, एसी है, लाइट है, चार्जिंग सॉकेट है, इनसे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है वो इनको सोल्व करनी पड़ती हैं। अब देखिए, आपने ट्रेन में इस तरीके के फैन आपने देखे होंगे, लाइट भी आपने इस तरीके की देखी होंगी। तो जब इनमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है ना, तो यहाँ पर ट्रेन लाइटिंग जो असिस्टेंट होता है ना, उसको यहाँ पर बुलाया जाता है और वो इन प्रॉब्लम को दूर करता है और जो भी इनमें दिक्कत आती है वो इनको दूर करता है। ऐसे ही अगर ट्रेन के किसी कोच में चार्जिंग से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसको भी इनको सोल्व करना पड़ता है। अब देखिए दोस्तों, जब भी आपने ट्रेन के एसी कोच में सफर किया होगा तो आपने देखा होगा कि गेट के पास यहाँ पर इस तरीके का आपको एक जो पैनल है वो देखने को मिलता है। तो इस पैनल में क्या होता है कि एसी से रिलेटेड जितने भी बटन होते हैं और जितने भी कंट्रोल होता है एसी का, वो यहीं से होता है। तो एसी अटेंडेंट जो होता है वो यहीं से उनको कंट्रोल करता है कि कौन सा एसी कम ज़्यादा करना है, कौन सा एसी बंद करना है, कहाँ पर एसी बढ़ाना है, क्या करना है, उसी हिसाब से उनको कंट्रोल करता है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, आपने जब भी ट्रेन में सफ़र किया होगा तो वहाँ पर जो कोच होते हैं ट्रेन के, उनमें इस तरीके का मैसेज लगा हुआ रहता है। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग नंबर दिए हुए रहते हैं कि आपको जिस भी तरीके की कोई दिक्कत है तो आप यहाँ पर इन पर कॉल करके बात कर सकते हैं। तो इसी तरीके के जो एसी अटेंडेंट या जो ट्रेन लाइटिंग स्टाफ होता है उनके भी यहाँ पर नंबर दिए हुए रहते हैं। तो जिनको जिस भी तरीके की कोई दिक्कत आती है इलेक्ट्रिकल से संबंधित, वो यहाँ पर कॉल करके उनको कंप्लेंट करवा देता है और वो आकर उसको अटेंड कर लेते हैं और जो भी प्रॉब्लम होती है उसको सोल्व कर दिया जाता है। तो इस तरीके से इनका वर्क चलता रहता है।
अब देखिए आगे हम इसमें बात कर लेते हैं कि जब आपका इस पोस्ट पर सिलेक्शन हो जाता है तो आपको यहाँ पर किस तरीके की ट्रेनिंग करवाई जाती है। तो देखिए जब आपका सिलेक्शन इस पोस्ट पर हो जाएगा तो आपको किसी भी तरीके की ट्रेनिंग यहाँ पर नहीं करवाई जाती है। अब देखिए इसमें क्या किया जाता है कि जो ग्रुप सी का स्टाफ होता है ना, जो टेक्नीशियन स्टाफ जो होता है, आपसे जो सीनियर स्टाफ होता है, उसके साथ आपकी ड्यूटी यहाँ पर लगा दी जाती है। तो जिस तरीके से वो काम करता है उसी तरीके से आपको भी काम करना पड़ता है। मान लीजिए ट्रेन में आपकी ड्यूटी लगा दी जाती है तो आपके साथ वहाँ पर टेक्नीशियन स्टाफ भी जाता है, और जो टेक्नीशियन होता है ना वो अपने असिस्टेंट को पूरी तरीके से बता देता है कि ट्रेन में किस तरीके से अगर कोई इलेक्ट्रिकल से संबंधित कोई दिक्कत आ जाती है तो उसको किस तरीके से सोल्व यहाँ पर किया जाता है, या फिर जो एसी कंट्रोल है वो यहाँ पर किस तरीके से किया जाता है, वो पूरी चीज़ें उनको समझा देता है। तो इसके बाद जब भी ट्रेन में कोई माइनर प्रॉब्लम होती है इलेक्ट्रिकल से संबंधित, जैसे अगर किसी का फैन खराब हो गया या किसी कोच का एसी में दिक्कत आ रही है या किसी चार्जिंग सॉकेट में दिक्कत है, तो उनको असिस्टेंट के द्वारा सोल्व कर दिया जाता है। और जब भी कोई मेजर प्रॉब्लम आती है तो उसको टेक्नीशियन या जो सुपरवाइजर होता है इनके साथ उसके द्वारा अटेंड किया जाता है, और वो जो मेजर प्रॉब्लम होती है उनको अटेंड करके उसको सोल्व करते हैं। अब देखिए बात करते हैं कि इस पोस्ट पर आपको सैलरी यहाँ पर लगभग कितनी मिलने वाली है। तो देखिए सबसे पहले जो ग्रुप डी में जब आपका सिलेक्शन इसमें किया जाएगा तो यहाँ पर सबसे पहले जो आपकी बेसिक पे वो यहाँ पर 18,000 रहने वाली है। इसके बाद जो महंगाई भत्ता है वो आज की तारीख में मैं यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ, तो आज की तारीख में जो महंगाई भत्ता है वो 53% है, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर लिया है। तो 53% आपको यहाँ पर महंगाई भत्ता मिल जाता है। उसके अलावा जो HR है वो 20% के हिसाब से मैं यहाँ पर लेकर चलता हूँ। जो HR है वो 10%, 20% और % के हिसाब से यहाँ पर दिया जाता है। लेकिन जो ट्रेन लाइटिंग स्टाफ की जो ड्यूटी होती है वो केवल बड़े बड़े जंक्शन पर ही लगाई जाती है। तो जो भी बड़े बड़े जंक्शन है वो ज़्यादातर या तो वाई सिटीज़ में होते हैं या एक्स सिटीज़ में होते हैं, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर 20% HRA की गणना की हुई है। इसके अलावा आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस यहाँ पर मिल जाता है। इसके अलावा देखिए आपका जो टीए है ना, ट्रेवलिंग अलाउंस, वो यहाँ पर 8 से 10,000 रुपये आराम से यहाँ पर हर महीने बन जाता है। तो जब आपकी एक बार ट्रेन में ड्यूटी लगाई जाती है तो 3 से 4 दिन आपको अपने हेडक्वार्टर से बाहर रहना पड़ेगा। तो अगर महीने में 3 से 4 बार भी आपकी ड्यूटी इस प्रकार लगा दी जाएगी तो 8 से 10,000 रुपये आपको आराम से ट्रेवलिंग अलाउंस यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा नाइट ड्यूटी अलाउंस भी यहाँ पर दिया जाता है। अब देखिए ट्रेवलिंग अलाउंस तो आपको दिया ही जाएगा, अब जो ट्रेन है वो नाइट में भी चलेगी तो उसी हिसाब से आपको नाइट अलाउंस भी यहाँ पर दिया जाएगा। और जिनकी ट्रेन में ड्यूटी नहीं लग रही है और जो शिफ्ट वाइज यहाँ पर ड्यूटी आपकी जंक्शन पे लगेगी, तो अगर आप नाइट शिफ्ट में जंक्शन पर ड्यूटी करने आएंगे तो उस स्थिति में आपको नाइट ड्यूटी अलाउंस वहाँ पर भी दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो यहाँ पर सैलरी है वो लगभग आपकी यहाँ पर 45,000 के आसपास आपको आराम से जो शुरुआती जो सैलरी है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब इतनी ज़्यादा सैलरी होने की वजह से ही ग्रुप डी की सबसे ज़्यादा जो हाईली पेड पोस्ट होती है वो ट्रेन लाइटिंग स्टाफ को ही बोला जाता है। अब देखिए बात करते हैं कि इस पोस्ट पर आपको प्रमोशन के चांसेस किस तरीके से रहने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको असिस्टेंट के रूप में यहाँ पर भर्ती किया जाएगा, और असिस्टेंट है उसकी जो ग्रेड पे होती है वो 1800 ग्रेड पे यहाँ पर होती है। उसके लगभग 4 से 5 साल के बाद आपका जो प्रमोशन है वो टेक्नीशियन 3 में हो जाएगा, और टेक्नीशियन 3 की जो ग्रेड पे होती है वो 1900 ग्रेड पे होती है। इसके लगभग हर 2-3 साल बाद आपका टेक्नीशियन 2, टेक्नीशियन 1, सीनियर टेक्नीशियन पे यहाँ पर प्रमोशन हो जाएगा। जिस भी तरीके से वैकेंसी यहाँ पर अवेलेबल होंगी उसी तरीके से आपका प्रमोशन होता चला जाएगा। अब देखिए टेक्नीशियन 2 की जो ग्रेड पे होती है वो 2400 ग्रेड पे होती है, और टेक्नीशियन 1 की जो ग्रेड पे होती है वो 2800 ग्रेड पे होती है। इसके बाद जो सीनियर टेक्नीशियन होती है उनकी 4200 ग्रेड पे यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर 4200 ग्रेड पे तक आपका जो चैनल प्रमोशन चैनल है वो यहाँ पर चलता है। अब देखिए इसके अलावा जो डिपार्टमेंटल एग्जाम जो आते हैं LDC की जो वैकेंसी आती है उसमें यहाँ पर JEE की डिपार्टमेंटल वैकेंसी यहाँ पर आती रहती हैं। तो जब भी JEE की डिपार्टमेंटल वैकेंसी आएंगी और अगर आप उसके लिए एलिजिबल रहेंगे तो आपका डायरेक्ट ही 4200 ग्रेड पे में यहाँ पर प्रमोशन हो जाएगा, और उसके बाद आपका SSC में प्रमोशन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर 4800 ग्रेड पे तक भी जा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी पोस्ट प्रमोशन के हिसाब से ये होती है। अब देखिए जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इस पोस्ट पे सैलरी यहाँ पर काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है, तो सैलरी के हिसाब से ये पोस्ट काफ़ी अच्छी है। दूसरा, इस पोस्ट में प्रमोशन भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं, तो प्रमोशन के हिसाब से भी ये पोस्ट काफ़ी अच्छी है। अब इस पोस्ट का देखिए सबसे बड़ा जो नुकसान है वो केवल यही है कि आपको 3 से 4 दिन स्टेशन के बाहर ट्रेन में ही ट्रेवल करना होता है। तो ये जो ट्रेन में ट्रेवल है ना ये काफ़ी बोरियत भरा रहता है या काफ़ी तकलीफपूर्ण रहने वाला है। इसके अलावा जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए और भी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तो दूसरा जो इसमें दिक्कत आती है वो ये आती है कि आपकी दिन में भी ड्यूटी रहती है और नाइट में भी ड्यूटी रहती है। मान लीजिए आपको ट्रेन के साथ रात को 2 बजे जाना है या 3 बजे जाना है, तो आपको उसी हिसाब से यहाँ पर अटेंड करना पड़ेगा, आपको ड्यूटी पर आना पड़ेगा, चाहे रात हो या दिन। जिस भी शिफ्ट में आपकी ड्यूटी रहेगी आपको उसी शिफ्ट में आकर यहाँ पर ड्यूटी करनी पड़ेगी। तो इस पोस्ट के केवल ये 2 नुकसान ही यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगर आपको इन 2 पॉइंट से अगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो मेरे हिसाब से
इस बार ग्रुप डी में आपकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस अगर कोई पोस्ट की रहेगी ना, तो वो असिस्टेंट टीएल एंड एसी की ही रहनी चाहिए, क्योंकि प्रमोशन और सैलरी इसमें काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। अब देखिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप इस बार ग्रुप डी में कौन सी पोस्ट को प्रेफरेंस यहाँ पर देने वाले हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आप जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं ग्रुप डी के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं वो वहां पर अवेलेबल करवाता रहता हूं, जो कि आपकी एग्जाम में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। मिलते हैं अगली किसी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।